बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 की खूबसूरत और दिलकश याद के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। 55 साल पहले आज ही के रोज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से देखने वाले दुश्मन भारत को अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने यह बावर करा दिया कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा और दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो कितनी ही मजबूत और ताकतवर हो, पाकिस्तान को ख़त्म करने का सोच भी नहीं सकती। 6 सितंबर 1965 की सुबह किसने तसव्वुर किया था कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बूढ़े, बच्चे और जवान अपने सीनों से ऐसी सीसा पलाई दीवार ताने खड़े हैं जो दुश्मन की तोपों का हौसला भी पस्त कर देगी। एक जज्बा और सिर्फ एक आवाज़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थी, जिसने तमाम मुल्क को सीसा पलाई दीवार बना दिया और दुश्मन के नापाक इरादे नीस्तो नाबूद कर दिए। दुश्मन के बढ़ते हुए टैंकों के सामने अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी। पाक फ़ौज के गयूर नौजवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर 120, जी हाँ 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया और लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फ़ौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जिमखाना में जाम से जाम टकराने के लाल बहादुर शास्त्री के ख्वाब को चिकना चूर कर दिया। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग का जब गर्द बैठी तो भारत के अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाज़ों से महरूम हो चुका था। उसके 5000 से ज़ायद फ़ौजी वासिले जहन्नुम हो चुके थे और भारत का गरूर धूल चाट रहा था। हर तरफ पाकिस्तानी फ़ौज की सुरखरूही के परचम लहरा रहे थे। 6 सितंबर का दिन शहीदों के खून की दरख्शां है। ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने आबाओ अजदाद की वफ़ाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक ज़र्रा इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज़ है। आज जिस आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस लेते हैं, इसके एक झोंके में मुक़द्दस लहू की खुशबू बंधी हुई है। एक एक झोंके में उस मुक़द्दस लहू की खुशबू बंधी हुई है। आज की शाम 6 सितंबर 1965 के नाम। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सोहेल अमान साहब ने, फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। सर, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सोहेल अमान साहब, 1965 सर, आज हम बात कर रहे हैं 6 सितंबर 1965 की जंग की। थोड़ा सा अगर मैं पूछना चाहूँ, आप क्या कंपैरिजन देखते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स ऑफ 1965 जी? में जो एयर फोर्सेस का कंपैरिजन था न्यूमेरिकली वो 1:3.5 का था। यानी कि इंडियन एयर फोर्स के पास जो फाइटर जेट्स थे वो तकरीबन 3.5 टाइम ज़्यादा थे पाकिस्तान से। उनके पास जो है वो स्टे थे, नेट्स थे और 2 एयरक्राफ्ट गुड एरोप्लेन्स। और पाकिस्तान बेसिकली जो फ्लाई कर रहा था उस वक्त सेबर जेट्स फ्लाई कर रहा था, जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं। ओके और सर, जो मोराल की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पाकिस्तान के पायलट्स थे और उनका मोराल क्या था? बिकॉज जिस तरह आप बता रहे हैं 1:3.5 थी, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो होगा काफ़ी ज़्यादा। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे जी? अच्छा, प्रेशर का हमारा एयरफोर्स का एक बिल्कुल कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो उस वक्त भी उसी तरह था और आज भी उसी तरह है। वी ट्रेन दैट वेज और हमारे जहन जो है एक तकरीबन 3 से 4 गुना बड़ी फोर्स से लड़ने के लिए हमेशा हमारे पायलट्स और तमाम जो ग्राउंड के लोग हैं वो तैयार रहते हैं। और मोरल उस वक्त ये था कि अगर आप वो वक्त देखें तो जो एयरफोर्स की कमांड है वो चेंज हुई थी उसी वक्त, बिल्कुल जंग से कुछ दिन पहले। और असर खान साहब थे, वो रिटायर हुए और नूर खान साहब ने टेक ओवर किया। बट असर खान साहब तमाम जो वॉर प्लान्स हैं उनको रेडी कर चुके थे और जाहिर है उस वक्त के हालात ऐसे थे कि जंग नजर आ रही थी होती हुई, और तमाम जो क्रू था वो मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड था। और मेरा ख्याल है कि
वॉर के अंदर कहीं पे भी हमने ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा होगा जहां पे लोग वॉर के मिशन दो करने के बाद थर्ड मिशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे पायलट्स थे जो डीप स्ट्राइक्स थी इंडिया के अंदर, बहुत दूर दूर जाके, जो हमारे बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे B-52s, उन्होंने एक एक दिन में 24 घंटे में 3 मिशन भी फ्लाई किए, विच इज एक्चुअली डन बाय नो अदर एयरफोर्स देन व्हाट आवर पीपल डिड। सो दे वर चार्ज्ड विद गुड मोरल और बड़े अच्छे तरीके से। और फिर सबसे बड़ी बात ये हुई कि 1 सितंबर को ही जो है हमारे जो है 4 एयरक्राफ्ट हमने इंडिया के जो है वो गिरा दिए, जंग से पहले बिल्कुल जो समाता। तो आई थिंक मोरल ऑफ द एयरफोर्स वाज skyrocketed and they were in a very good morale. ठीक। अच्छा सर, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि इम्प्रूवमेंट्स ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम, आज 2020 है, क्या इम्प्रूवमेंट आप देखते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जी? अच्छा, मैं आपको एयरफोर्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं कि हमारे सक्सेसिव लीडरशिप ने एक चीज को मद्देनजर रखा है कि हमें प्रोफेशनली 100% फोकस होना है, और उसकी खास वजह है जो एयर वॉर्स हैं, नाउ दे बिकम द प्रेडोमिनेंट फैक्टर इन द वॉर। मतलब कोई वॉर जो है वो एयर पावर के बगैर लड़ी नहीं जा सकती। पहले वो देखें इंडिया के साथ लड़ाई हो या जो है वो इंटरनली जब टेररिज्म का मामला था, वो भी आपको बड़ा याद होगा कि मोर देन 80% जो टारगेट्स थे, ये जो टेररिस्ट थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, कमांड कंट्रोल सेंटर, वेपन स्टोरेज, फूड स्टोरेज, एंड जो कुछ भी उनका था वो एयरफोर्स ने तबाह किया था। और उसके बाद जाहिर है कि हमारी आर्मी जो है वो बड़े बहादुर तरीके से उन इलाकों में मूव किया, उन इलाकों को जहाँ पे एयरफोर्स ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, इनके टेररिस्ट कमांड एंड कंट्रोल। सो एयरफोर्स इज अ मस्ट, और इसके बगैर कोई सोच हो नहीं सकती है। तो इसलिए एयरफोर्स के जो हैं वो हम लोग बहुत फोकस रहे हैं। वॉर ज़ाहिर 65 के हिसाब से ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस बहुत चेंज हो गए। मिसाइल्स की रेंजेस जो है वो तकरीबन 50-60 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। सरफेस टू एयर ग्राउंड वेपन्स बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीएफ ने फोकस रखा है अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी इससे रिलेटेड है, नंबर 1। और दूसरा ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा समझते हैं कि चूंकि एयर पावर जो है वो टेक्नोलॉजिकली बड़ी इंटेंसिव है, तो इस पे हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और हमें खुद इंडिजनाइज करके वॉर मशीन्स जो हैं उनको खुद बनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी से उनसे मांग रहे हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, थोड़ी सी आज की अगर हम बात करें, आपको पता है इंडियन एयरफोर्स दे क्लेम कि जी हमने राइफल्स लिए हैं और दे आर बाइंग, और क्लेम कर रहे हैं कि जी इट्स अ गेम चेंजर। कितना इफेक्टिवनेस है सर राइफल्स का, और क्या मैच है पाकिस्तान का इवन एज ऑफ टुडे जी? देखिए, ये जो गेम चेंजर वाली बात है इंतहाई नॉन प्रोफेशनल बात है। पॉलिटिकल स्लोगन के ऊपर लोग बात करें, 36 जहाजों से आप पूरे इंडिया को डिफेंड नहीं कर सकते। और जो राफेल इज नॉट अ ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ये भी हम बात क्लियर कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे जो F-16s हैं वो लेटेस्ट एरोप्लेन्स हैं, जो कि हम सब ने कंप्लीट जहाज मॉडिफाई हो चुके हुए, अपग्रेड हो चुके हुए। JF-17 जो है वो F-16 का बिल्कुल हम पल्ला जहाज है। और देखिए, इंडियन एयरफोर्स आज भी लार्ज स्केल के जो बिग 21, 23, 27 और ये दूसरे, मैं मानता हूँ कि इनका Su-30 है, लेकिन Su-30 का भी आपने कॉम्बैट के अंदर हशर देख लिया है। Exactly. So, राफेल किसी सूरत में गेम चेंजर नहीं है। उसके ऊपर जो मिट्योर मिसाइल है, एक मिसाइल पे आप बेस करके नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस मामले पे बड़े अरसे से तवज्जो रखी हुई है कि राफेल जब आ जाएंगे तो हमें कैसे अपनी फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी को मेंटेन करना है। और फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी सिंपली ये है कि जब आप कॉम्बैट में जाएं तो आपके पास एबिलिटी हो कि आप कैसे पहला मिसाइल शूट करेंगे, ताकि दुश्मन का मोरल वहीं पे डाउन हो। क्योंकि आपने, मेरा ख्याल है, पुलवामा में देख लिया, देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू एयरफोर्सेस। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑन JF-17 एंड इट्स इफेक्टिवनेस, हाउ डू यू सी दैट जी? JF-17 मैं आपसे कहूंगा तो शायद आप भी यकीन न माने, 4 डोमेन्स ऐसी हैं जिनमें JF-17 जो है वो F-16 से एक्सीड करता है। अच्छा, ओके। तो आई थिंक वी शुड गेट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव। हमारी जो JF-17 की जो एंटी शिप कैपेबिलिटी है, हमारा जिस तरह का उसके ऊपर डेटा लिंक्स है, और हमारी कुछ और कैपेबिलिटीज है जिनके बारे में मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझूंगा, वो F-16 से एज बेहतर है।
सो JF-17 को किसी सूरत में अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इसकी जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है वो फिनोमिनल है, और पुलवामा में वो लोग अटैक कर रहे थे, वो दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ द होल कॉम्बैट। सो JF-17, मैं ये समझता हूँ कि JF-17 और F-16 की एक बहुत खूबसूरत टीम बन गई है जो कि बड़ा अच्छा मुकाबला करे, और माशाल्लाह JF-17 हमारे पास जो है 100 से भी ज्यादा की तादाद में है। और सो आई थिंक जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि JF-17 और F-16 का जो एक कॉम्बिनेशन है वो ऑपरेशनल वॉर सिनेरियो या बैटल सिनेरियो के लिए उससे बेहतर कॉम्बिनेशन अगर वो राफेल और Su-30 को भी मिला लेते हैं तो बन नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। दो चीज़ें, एक मुझे बताइएगा, जिस तरह वो कप ऑफ टी हमने पहले ऑफ़र की थी उनका जब जहाज़ ड्रॉप डाउन किया था, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट टुडे? अगर आ जाए तो फिर हम दोबारा चाय ही ऑफर करेंगे या सर साथ कोई बिस्किट वगैरह का भी हमारा मूड हो सकता है सर? देखिए ये लाइटर साइड है। मैं इस पे जाहिर है कोई ऑपरेशनली इंडियन एयरफोर्स को भी बड़ी अच्छी तरह पता है उनके साथ क्या हुआ है सर, और मेरा ख्याल है उनको बहुत खुश, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एयरफोर्स का चीफ रहा हूँ या बिल्कुल एक जिसको थ्रेड बेयर एनालिसिस करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को पता है कि PF ने उनको सस्ता छोड़ दिया, इफ दैट्स द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। वी कुड हैव बीन वेरी टफ विद देम, लेकिन आई थिंक जो स्टेट की पॉलिसी थी वो रिस्ट्रेंट की थी, और वो सिर्फ ये था कि इनको एक सिर्फ सबक सिखाया जाए और कहा जाए एग्रेशन मत करें, और ये हम लोग भी कहा करते थे कि एग्रेशन मत करें, एग्रेशन करेंगे तो आपको हम सबक सिखाएंगे। सो आई थिंक आप भले आप उसको चाय से या व्हाटएवर रिलेट करें, अगर ये दोबारा पिच करते हैं सर तो मेरा बड़ा मैथमेटिकल और सिंपल जो आंसर है वो ये है कि they'll have to face a much bigger music. बिल्कुल ठीक है सर। एट द लास्ट, what message you want to give to all the Pakistan and all those who are listening to you and watching you जी? देखिए जो नेशन स्टेट्स होती हैं वो आपस में यूनाइट करके रहती हैं। ये मेरा मैसेज शायद एयरफोर्स के हवाले से इतना ना रहे, हमें एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना है। अगर हम पॉलिटिकल डोमेन में हैं, अगर हम फॉरेन डोमेन में हैं, फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड मैं उससे बात कर रहा हूँ, अगर हम कोई बिजनेस डोमेन में हैं, आप मीडिया में बहुत बड़ा इजहाद करें, वी ऑल हैव टू सपोर्ट ईच अदर। मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि मीडिया पे मड स्लिंगिंग होती है, किसी चीज की तारीफ करना तो बहुत को जाए एक दूसरे को करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एज ए नेशन स्टेट, अभी सैलाब के मराइल हुआ आपने देख लिया, आई मीन आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट, तो शायद ये एयरफोर्स से रिलेटेड इतना होना, लेकिन नेशन स्टेट से इम्पोर्टेंट ये है कि सबको यकजा होकर अपने मुल्क की तरक्की करना है। और याद रखें कि फौजें भी उसी वक्त अच्छा लड़ती हैं जब उनको पता हो कि उनके पीछे कौम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से खड़ी है। आप यकीन माने कि ज़रबे अज़्म में जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हमें कामयाबी दी तो हमें पता था कि पूरी कौम पीछे खड़ी हुई है। सो आई थिंक वी नीड टू स्टैंड एज अ यूनाइटेड country for whatever segment that we are, only then we'll become impregnable inshallah. बिल्कुल ठीक है। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान साहब, सर थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। My pleasure. व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाजरीन, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आज जो मेरे साथ 6 सितंबर के इस खूबसूरत और दिलकश याद को ताज़ा करने के लिए मुझे लाहौर स्टूडियो ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडमिरल जावेद इकबाल साहब, मेरे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड खालिद नवाज़ वड़ायत साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब। वेरी ग्रेटफुल जी, आई एम, बहुत शुक्रिया आप सबका। एडमिरल जावेद इकबाल साहब, सर बात का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ। 6 सितंबर पाकिस्तान नेवी और आप कहाँ थे, क्या हुआ सर, ज़रा बताइएगा। आपने वो बात याद दिला दी। 6 सितंबर हमारे लिए, हम जिस एज ग्रुप से हैं, 6 सितंबर जंगे बदर था पाकिस्तान का। 6 सितंबर ऑर्डिनरी जंग नहीं थी। और मैं 6 सितंबर को, मैं सब लेफ्टिनेंट जो आर्मी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, मैं 28 PMA का हूँ। ओके सर। तो 6 सितंबर को हमारे, चूँकि जब ये गड़बड़ शुरू हुई थी, हम रन कच्छ में भी डिप्लॉयड थे, तो हमारा पूरा फ्लीट जो था 6 सितंबर को बाहर निकल रहा था, क्योंकि हमें एक तरफ ये गल्फ ऑफ एडन से आने वाले जहाज़ थे कुछ, जिसमें आर्मी का असला, एयरफोर्स का असला था, उनको भी एस्कॉर्ट करना था। तो हम बाहर निकल के, जब बाहर हार्बर से निकल रहे थे,
तो हमें ये जो है अनाउंसमेंट हुई कि सदर पाकिस्तान जो है वो एड्रेस करेंगे। वो जहाज़ के कोने कोने में होता है वो सिस्टम। ठीक से जब वो बहुत ज़बरदस्त एड्रेस था सदर अयूब खान साहब का, माशाल्लाह, उन्होंने कहा जब ये पता चला कि तुमने किस कौम को ललकारा है और जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज, उसके बाद तो फिर समझ लें कि ये एक ऐसी बिजली दौड़ गई थी। तो फिर तो माशाल्लाह दैट वाज एब्सोल्युटली बहुत ही खूबसूरत तकरीर थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है उन्होंने दी। ठीक से। तो वो इस तरह हुआ कि जब हम सुन के तकरीर तो पता चला कि जिसमें हमें 6 सितंबर को लाहौर पे अटैक हो गया। सर अब जो है जब वतन अजीज़ पे अटैक का सुना हमने तो हमें ये है कि भाई थोड़ी देर तो ये हम चुपचाप वो नारे रखते रहे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, समुंदर में भी और ये भी। फिर जब हमें ख़बरें आनी शुरू हुई कि हमारे साथी आर्मी में बहादुर जवान और बहादुर यंग ऑफिसर, आई वुड से, बिकॉज वी वर यंग ना, तो वी वर ओनली इंटरेस्टेड इन यंग ऑफिसर, राइट। तो वो जब उनकी खबरें आने लगी तो हम तो अपने जो कमांडिंग ऑफिसर या दूसरे सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी जान खा गए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर जब दूसरे दिन पता ये चला कि लाहौर के फिजा में बो काटा हो रहा है, ओके, तो वो हमारे दिलों में उसने तो आग लगा दी। सही। और साथ आग लगा दी और साथ ही साथ जान अजाब में आ गई हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स की कि भाई, उन्होंने कहा भाई क्या करें हम, तुम समुद्र में छलांग लगा दोगे यहाँ। हाँ। अपने हमें जो ऊपर से हाई कमांड से आएगी तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो ये हमारा 6 सितंबर में पाकिस्तान नेवी शिप शाहजहां पर जो था उस वक्त फ्लीट का हिस्सा था। और हम जा रहे थे, वो बाद में है, ये बाद में आऊँगा कि हम किस मिशन के लिए जा रहे हैं। जी ठीक हो गया। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ जी, मेजर खालिद नवाज वड़ाई साहब के पास। सर आप यू वर ऑल्सो यंग, जिस तरह अभी एडमिरल साहब कह रहे हैं ऑल वर यंग, तो सर मुझे बताइएगा, आप जिस तरह मेरी पहले भी आपसे बात हुई, यू आर सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हु फॉट वर्ल्ड वॉर 2। 1965 में आप सियालकोट थे, उसके बाद आप मुजफ्फराबाद गए और उसके बाद आप नौशहरी गए। सर फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें ज़रा बताइएगा। जब ये लड़ाई 9 से वी वर इन मुजफ्फराबाद, तो एक दिन रात को हमें बताया गया कि वी हैव टू मूव टू नौशहरी एरिया। सुबह सुबह हम वहाँ से निकले, नौशहरी में पहुँचे, एंड दैट 6th मॉर्निंग। और नौशहरी ये आज़ाद की वहाँ से आज़ाद कश्मीर का एक सेक्टर था जो टीटवाल से शॉर्ट है, वहाँ हम पहुँचे। वहाँ एक इंडियन आर्मी काफ़ी आगे आ चुकी थी, तो हमें टास्क दिया गया कि इनको पीछे धकेलना है। अल्लाह का शुक्र है कि वी मूव फॉरवर्ड एंड इंडियन आर्मी एट देयर ओन दे पुल्ड बैक। ओके। और हमने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली, उसको अपनी पोजीशन वहाँ मजबूत कर ली। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि उसमें आफ्टर अबाउट 4-5 डेज एक दिन मुझे सुबह बटालियन हेडक्वार्टर से फ़ोन आया कि आज यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो सुबह लड़ाई बंद होगी, नो फायरिंग। ठीक है जी। एंड यू शुड रीच द बटालियन हेडक्वार्टर। आई बीइंग द जूनियर मोस्ट ऑफिसर वाज द फॉरवर्ड मोस्ट पोजीशन। मैं पहुंचा वहाँ, तो नेजले साहब से बाद में पहुंचा, बाकी सारे आपसे बैठे थे और यूनिट लंच करना था। मेरे साथ एक स्विस कर्नल, मैं नाम तो उसको भूल गया, वो बैठा था। मुझे पूछता है, लेफ्टिनेंट व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर हियर। ओके। तो मैंने जो भी था उसको गाजी या शहीद का मैंने बताया। तो जब मैं बता चुका तो कहता है, जेंटलमैन प्लीज पे अटेंशन, यू सेज कर्नल हसन हमारे थे जो, कहते हैं ही इज द 11th ऑफिसर हु हैज एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ गाजी और शहीद, नोबडी कैन फाइट योर आर्मी। तो उसके बाद कर्नल हसन ने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑन विच वी फाइट। इसी तरह हम लड़ते हैं, ये सारे ऑफिसर जो हमारे हैं। उसके थोड़ी देर बाद मैं वहाँ ज़ख्मी हो गया ड्यू टू अ माइंड ब्लास्ट इंजरी एंड आई लॉस्ट माई लेग। और मैं ये 17 सितंबर को हुआ मेरे साथ जब मैं ज़ख्मी हुआ। ठीक। क्योंकि वहाँ कश्मीर में तो यहाँ तो 6 सितंबर को हुआ था, हम कश्मीर में लड़ाई थी वो 1 सितंबर से शुरू हो चुकी थी। सो आई कंप्लीटेड माई 17 डेज। 73 को मैं ज़ख्मी हो गया एंड आई मूव टू CMH मुजफ्फराबाद। ओके ओके।
ठीक ठीक, इससे आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पे आगे क्या हुआ उस पर मैं बात करता हूँ। एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, सर आई एम श्योर कि यू वर नॉट देयर, आई एम श्योर ऑफ दैट। और लेकिन सर अभी मैं जिस तरह पहले सुहेल अमान साहब से बात हो रही थी, आपसे भी हो रही है सर, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और जिस तरह मेरे ख्याल में हम लोगों ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी अफवाज उस वक्त खड़ी थी, जिस तरह लड़ रहे थे, पूरा मुल्क सिर्फ एक ही आवाज़ थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सर कैसे डिफ़ाइन करते हैं आप इस सारी सिचुएशन को? जी शुक्रिया मंसूर। जो पाक फ़िज़ाइया का किरदार है, आपने सही कहा। मैं उस वक्त तो मैं प्राइमरी में था, और लेकिन वो जो वॉर में जो हमारे तीनों मुसल्लह अफवाज की जो एक परफॉर्मेंस थी, वो मेरी इंस्पिरेशन बनी पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने के लिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्चुअली अपना अकाउंट जो था वो 6 सितंबर से पहले खोल लिया था। शायद आपको याद होगा कि 1 सितंबर को, जैसे खालिद साहब जानते हैं, एडमिरल साहब भी जानते हैं, कि वो कश्मीर सेक्टर में जो थे एक तरह से जंग जारी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे दोनों साइड से एयरफोर्स भी आती थी, पेट्रोलिंग के लिए आते थे। 1 सितंबर को 4 इंडियन वैम्पायर पाकिस्तान के 2 शाहीनों ने, सरफराज रफ़ीकी शहीद और इम्तियाज़ भट्टी साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इन दोनों ने 2-2 वैम्पायर गिराए। तो ये पहला इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स ने वैम्पायर फ्लीट पूरे को ग्राउंड कर दिया। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि 6 सितंबर को जब सुबह सरप्राइज अटैक हुआ, वो सरप्राइज था बिल्कुल हमारे लिए। और उसमें याद होगा कि उसमें जो उनका जनरल चौधरी, जो उनके कमांडर थे उस वक्त इंडियन आर्मी के, उन्होंने कहा कि हम नाश्ता लाहौर जाके करेंगे और विक्ट्री पैक जो है जमखाना में करेंगे। 55 साल से उनको ये हसरत रही है। वो जो एक छोटी सी हम जरा ब्रेक ले लें, ब्रेक का कहा जा रहा है, इधर से ही कंटिन्यू करेंगे साजिद हबीब साहब से। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। The object, I think they're quite confused as to are we really everyone's enemy there? Now you're up against Russian MiGs, Right. hunters, nats. Right. What's happening to them? Well, they're falling like little birds. That's all I can say. What do you think of the Indian awarded the equivalent of the DFC for ground attack missions? What have these been like, going out on ground attack? Well, I would be very immodest to say the truth, but it's been a pleasure, I think, because the first ground attack mission that was given to us, it came like a normal exercise, and I think we did the most damage there. MiGs On the ground? on the ground. How many did you get? I think we've got in all 9 to 10 MiGs there. We got about 14 aircraft total. What about when you go into attack tanks? Again, there's a lot very heavy aircraft, but we don't notice it most of the time because we go for what we have been told to go for, not look for aircraft. I think the Indians have said they've shot you down before now. About 3-4 times. I hope they take a good look at me now. They shot you two down yesterday. What were you doing? Well, sir, to start with, Arshids are not easy to be shot down. He's also Arshid and so am I. And getting shot down by Indian, I don't think is possible. This is what I feel. What about you, number 2? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी साजिद हबीब साहब, सर आप बता रहे थे अब 6 सितंबर आ गया और फ़ज़ाइया का रोल शुरू हो गया। जी सर। तो जी हम बात कर रहे थे कि वो जनरल चौधरी जो थे जमखाना में विक्ट्री पैक पीना चाहते थे। 6 सितंबर को सरप्राइज अटैक हुआ और हमारी लिमिटेड ग्राउंड फोर्सेस थी इस वक्त बॉर्डर के ऊपर। तो इन्होंने गालिबन खालिद साहब बेहतर जानते हैं कि 3 prong अटैक किया था, जिसमें एक इनका जो था वो अमृतसर से लाहौर की तरफ था, जो कि सबसे आगे एडवांस कर रहा था। जब सरप्राइज हुई तो उस वक्त फिर आर्मी ने एयरफोर्स को कॉल किया। तो उस वक्त 19 स्क्वाड्रन पेशावर में हमारा था, जिसके कमांडर उस वक्त थे स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर, लेजेंडरी हमारे हीरो। वो 6 जहाजों के साथ जस्सड़ सेक्टर में कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे। उनको डाइवर्ट किया गया कि वागा जाइए, अटैक हो गया है। फ्रॉम पेशावर? जी नो, फ्रॉम जस्सड़ सेक्टर। पेशावर से वो जस्सड़ सेक्टर में कश्मीर साइड पे वो ऑलरेडी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे।
तो वहां से उनको डाइवर्ट किया गया। वो 6 जहाज़ों की फॉर्मेशन लेके वो यहाँ पे लाहौर सेक्टर में जब आए वाघा पे, यहाँ पे उन्होंने देखा, वो कहते हैं कि पहले मुझे टैंक नजर आए तो मैं समझा कि हमारी आर्मी आ गई है। तो मैंने लो पास किया तो मैंने देखा कि ये तो इंडियन टैंक्स हैं। इंडियन टैंक्स। तो फिर ये 6 जहाज थे 19 स्क्वाड्रन के, जिन्होंने अपने 6 30 mm की जो 6 गन्स होती थी सेबर्स में, उनके साथ उनके आर्मर को डिस्ट्रॉय किया, जो एडवांसिंग आर्मर था, व्हीकल थी। और ये वो 6 लोग थे जिन्होंने एक्चुअली लाहौर को उस दिन बचाया कि जब तक हमारी लैंड फोर्सेस नहीं पहुंच गई। और फिर एक चीज जिक्र करता चलूं कि अगले दिन जब जिसको हम यौम फिजाइया मनाते हैं, 7 तारीख को इसी स्क्वाड्रन ने इनकी जेर क़यादत पठानकोट की फेमस स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 12 से 14 जहाज ऑन ग्राउंड इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कमिंग बैक टू एडमिरल जावेद इकबाल साहब, सर आपने जहां हमें छोड़ा था, अब जरा हम थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, ये अब 7 सितंबर की शाम आ जाती है। अच्छा जी। और हमारा मुंह जो है वो पहले ये इंडिया की तरफ नहीं, तो हम बड़े यानी एक किस्म से तजब्जुब था। लेकिन आफ्टरनून में जो अनाउंसमेंट हुई, मतलब तो उसमें था कि अब मतलब कब जाना है, कब जाना और ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। हमें फिर 7 सितंबर की आफ्टरनून में हमें इकट्ठा किया गया और हमें बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हाई कमांड ने हमें इजाज़त दी है। और अब जहाज़ों का मुंह जब बम्बे की तरफ हुआ तो फिर जो नारे लगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो सारे हम में भी जान में जान आई कि यार हम भी मुंह दिखाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो माशाल्लाह इनका था फ़िज़ाइया का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। तो उसके बाद हम 7 सितंबर की शाम को दवारका आपको बता दूं, दवारका क्यों गए दवारका, क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्राइक हुई इंडियन एयरफोर्स की कराची में, वो उनके जहाज़ जो थे वो डायरेक्ट होते थे जामनगर और दूसरे हवाई अड्डों से। वो दवारका पे एक तो रेडार था और एक बीकन था, उनका डायरेक्शन बीकन जो था, ठीक से, तो वो टारगेट दिया गया। और ये हुस्न इत्तेफाक है कि उसी रेडार स्टेशन के 3 किलोमीटर के फासले पे हिंदुओं का सबसे मशहूर टेंपल जो था वो सोमनाथ वाक़या है, जिस पे 17 हमले महमूद गजनवी ने किए और बुत शिकन कहलाया। अच्छा जी। और उस पे जब हमें ये बताया गया कि आप उस 18वें हमले में शामिल हो रहे हो, तो फिर हमारे में तो खून जो है वो किलो के हिसाब से बढ़ गया। और ये पहला हमला था जो कि सोमनाथ पे समुद्र की तरफ से हो रहा था। और जो है बाकी हमारे जो समरीन गाजी थी, वो हाई कमांड ने उसको हमारे दरमियान और बम्बे के दरमियान डिप्लॉय किया था। उससे डर के मारे जो है सारा फ्लीट इंडिया का वो भाग के बम्बे में छुप गया था। और ये हमें नहीं खबर थी, क्योंकि हम इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की जद में आ चुके थे। और हमें ज़्यादा ख़तरा इंडियन एयरफोर्स से था, ना कि उनकी नेवी से, क्योंकि हमारे पास उस किस्म के स्काइज नहीं थे जिस तरह माशाल्लाह एयरफोर्स ने यहाँ पे कमांड कर ली स्काइज। और इनको मतलब आर्मी को जो कवर दिया वो एक कमांड ऑफ स्काइज था। तो हमारे पास ज़्यादा ख़तरा ये था कि हमें इंडियन एयरफोर्स के जो है एयर थ्रेट था हमें। तो हम रात को तकरीबन 12 बजे जब ये लाइन अप हो गए तो हमें ऑर्डर मिला कि आप मुंह तरफ किबला शरीफ यानी कराची कर लें। तो मुंह तरफ किबला शरीफ करके सिंगल लाइन में हम ये 6 जहाज़, जिसमें कि क्रूज़र बाबर था, बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर बदर, खैबर, आलमगीर, शाहजहां, जहांगीर, टीपू सुल्तान, जब ये 12:30 बजे की ऑर्डर आया कि ओपन फायर, तो अल्लाह अकबर नारा तकबीर के साथ एक एक गोला। दिस इज़ अबाउट ये जो है ये यानी कि उनकी रेंज जो कोस्टल बैटरी की होती है या एंटी एयरक्राफ्ट की गन से हम उनसे बहुत दूर थे। वी वर डूइंग इट 10 to 12 नॉटिकल माइल से कर रहे थे। लेकिन पूरी पट्टी दवारका की जो शोले थे वो हमें उतनी दूर से नजर आ रहे थे कि किस तरह वो एक आग की लाइन है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यानी जब 8 की सुबह हुई है तो हम अपना बिल्कुल सुकून और तसल्ली से, दैट इज व्हाई नेवी जो है वो अपना डे 8 सितंबर को मनाती है। बिल्कुल ठीक है। मेजर साहब आपकी तरफ आता हूं। सर रेशो
पाकिस्तान आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी, एक जज्बा, एक जुनून, सिर्फ एक आवाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या हुआ सर? भाई ये कि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं कि मैंने उनके दिलों में तुम्हारा खौफ डाल दिया। हमारी यूनिट के साथ एग्जैक्टली अल्लाह ने हमें ये चीज़ बख्शी कि हमारी यूनिट एक 5 पंजाब की फेमस यूप की यूनिट थी। अच्छा जी। और आसिफ जंजबा भी इस यूनिट के थे। मैं जो सेकेंड अपनी यूनिट में पोस्ट हुआ, जब हम वहाँ गए तो ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल रीजन हमारे कोई सामान पकड़ा गया, जिसकी वजह से इंडियन को ये इम्प्रेशन मिला कि यहाँ एक नहीं 3 यूनिटें आई हैं, पूरा ब्रिगेड आया है, जिसकी वजह से वो हमने जब आगे बढ़े तो वो जिस तरह अल्लाह ने कहा कि उनके दिलों में तुम्हारा खौफ डाल दिया, खौफ से वो पीछे हट गए, वो जगह सारा खाली कर दिया। वो फीचर थे जो पीर साहबा डन्ना, उन्होंने वो खाली कर दिए, वो पीछे हट गए। ये अल्लाह का हम पर ख़ास रहम था। दूसरा मैं आपको बता रहा था गाजी हैं शहीद वाला जी। तो जब टांग मेरी शहीद हो गई, मैं आपको ये बताऊं कि शहीद की तो क्या इज्जत है, वो तो अल्लाह कुरान कहते हैं कि वो तो उसको मैं रिज़्क़ भी देता हूँ, वो ज़िंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। लेकिन उसकी तजर्बे से मैं आपको ये कहता हूँ कि शहीद टांगे से जो मुझे फ़ौज में सिविल में इज्जत मिली मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर अल्लाह का कोई ऐसा निज़ाम है, मुझे 7 दफ़ा इस दुनिया में भेजा जाए तो मैं 7 दफ़ा फ़ौज ही ज्वाइन करूँगा। अल्लाहु अकबर। सही सही। सर मुझे एक चीज़ बताइएगा मेरे साहब, जिस तरह आप अभी बता रहे हैं, उसके बाद जब आपकी टांग शहीद हो गई एंड ऑल दैट, यू आर वेरी क्रिटिकल। और जितना मुझे पता है, जितना बताया गया कि ये तक था कि आपके बचने के चांसेस भी बहुत कम थे। फिर उसके बाद यू रिवाइव्ड एंड एवरीथिंग एंड देन यू अगेन केम बैक टू आर्मी एंड यू सर्व देयर फॉर गुड टाइम्स। थोड़ा सा इस पर भी बताइएगा प्लीज़। मैं जैसे आप कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद जब आया तो आई वॉज वेरी क्रिटिकली वुंडेड, मेरे सारे जिस्म पे ज़ख्म थे। अच्छा जी। तो बहुत सीरियस हो गया, किडनी फेलियर हो गया। एंड हाउ ओल्ड वर यू जी एट दैट टाइम? बहुत कुछ हो गया और इतना सीरियस हो गया कि वहाँ मुजफ्फराबाद में उन्होंने कहा कि ही बिलोंग्स टू गुजरात, उसको CMH खारियाँ शिफ्ट कर दो ताकि बरियल में आसानी रहेगी। लेकिन फिर अल्लाह ने मदद की, मेरी माँ की मैं कहूँगा दुआ कबूल हुई। मुझे पिंडी शिफ्ट किया गया और पिंडी शिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं था। जनरल अख्तर मलिक ने उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दिया और मुझे पिंडी शिफ्ट किया गया। वहाँ बड़ी शौकत थी वक्त एट मी, और अल्लाह ने फजल किया कि विद इन 10-15 डेज मैं आई वॉज ऑन माई फीट एज दे से, कि मैं खड़ा हो गया व्हील चेयर से। तो ये सारी अल्लाह की, मेरी माँ की दुआ, अल्लाह की मेहरबानी। और मैं कहूँगा उन दिनों जब हम CMA में थे तो उन दिनों टर्किश आर्मी और पर्शियन ईरानियन आर्मी के डॉक्टर्स और नर्सेज आए हुए थे। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि टर्किश आर्मी की नर्सेज ने और डॉक्टर्स ने हमारा कितना ख्याल किया। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कि हमारे भाई हैं, और उनके जो ज़्यादा ज़ख्मी आता था तो लिटरली उनकी आंखों में आंसू होते थे, और वो इतनी मेहनत से उन्होंने लोगों को ठीक किया। मैं हमारा एक अफसर आया, उसके सारा पेट से आंतियाँ बाहर निकली थी, लेकिन उन्होंने दिन रात काम करके, हमारे अपने डॉक्टर्स भी थे ठीक, लेकिन टर्किश और ईरानियन ने हमारी बहुत मदद की CMH में। बिल्कुल ठीक है। एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, सर मैं 2 चीज़ें, अब हम क्योंकि थोड़ा सा आगे 2020 आ गया है, और अभी मैं वही बात पहले भी कर रहा था राइफल्स की, बड़ा हिंदुस्तान कहता है कि जी इट्स अ गेम चेंजर। पता नहीं कौन सा गेम चेंजर है वो, तो कभी वक्त आया तो चाय ज़रूर उनको पिलाएंगे इस दफ़ा। लेकिन सर चाय के साथ हमने बिस्किट और थोड़ी और भी खातर मदारत करनी है। सर पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स, हाउ डू यू सी दैट प्रोफेशनली? मंसूर, पहली बात तो ये कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप दुश्मन को ताकतवर समझ के तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आई थिंक ये हमारी जो एयरफोर्स में तरबियत ट्रेनिंग होती है कॉम्बैट की, वॉर की, उसमें ये बुनियादी नुक्ता है। हमें हमेशा बताया जाता था कि 1-3 की रेशो है, आप जाओगे 2 जहाज तो आपको 6 नजर आएंगे। ओके, 1:3 जी, जो रेशो थी, तो दैट मीन्स वी वर प्रिपेयर्ड टू फाइट 1 against 3। ओके, तो आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही रहता है। यस, अब एक वॉर की नेचर चेंज होगी, एक पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है उसमें। अब इट्स नॉट सिंगल यूनिट, अब इट इज़ नॉट अ डॉग फाइट जिसमें एक जहाज और दूसरा जहाज आपस में लड़ते हैं। इट्स अ पैकेज वर्सेस अ पैकेज। इट्स आप जहाज पे कैरी क्या कर रहे हैं, आपके पास गैजेट्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हैं, वेपन्स कौन से हैं, वो सब
और आपके साथ एवेक्स है, आपके पास स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, आपके साथ स्वीप एयरक्राफ्ट है, आपके पास आपके जो आपको एस्कॉर्ट लेके जा रहे हैं वो है। तो पूरी पैकेज की इंटीग्रेशन जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज के साथ, आई थिंक उसका एक क्लासिक एग्जांपल हमने पिछले साल देखी जबकि 26-27 को वो अभिनंदन वाला वाकया हुआ। दे हैड अ बिगर पैकेज और उनके जहाज जो कहते हैं जी वो बिस जो बाइसन था वो कोई पुराना जहाज है नहीं, 4th जनरेशन की मॉड्स थी उसके ऊपर। तो इन उस पैकेज में एंड ऑफ द डे द एंटायर पैकेज इज सपोर्टिंग उस पायलट को जिसने उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है दैट कुड बी अ सेकेंड और हाफ अ सेकेंड, उसमें टारगेट को एंगेज करना है। आई थिंक so long we are doing that, Rafale is not a threat. ओके, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, ये सारी बातें जारी रहेंगी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सलीम मेतला साहब ने, तगमा बसालत। सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। मेतला साहब, आपने तीनों जंगें सर माशाल्लाह लड़ी हैं तस्वीर में, और सर जिस तरह मैंने आपको देखा है, आप माशाल्लाह यू लुक वेरी यंग। सो 1965, 71 एंड देन 73 अरब इजराइल वॉर फ्रॉम सीरियन साइड। सर, क्या बताना चाहेंगे 1965 की वॉर के ऊपर प्रिसाइसली आप जी? देखिए, जो 1965 वॉर थी सर, ये आपके साथ सब हजरात बैठे हैं जिन्होंने 65 वॉर में तकरीबन हिस्सा लिया हुआ है, और मैं बिल्कुल इनको जानता हूँ। मेजर खालिद को तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, छोटे भाइयों की तरह हैं। और ये जो जब हमारा वो रन ऑफ कच्छ का प्रॉब्लम हुआ, तो उसके बाद जो वॉर थी, इट वॉज ओनली मैटर ऑफ टाइम, इट लुक्ड राउंड द कॉर्नर। तो चुनाचे 6 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने बैक वक्त 5 इंडियन एयरफोर्स बेसिस पे अटैक किया। ओके। और उसके बाद जब वापसी हुई तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7th मॉर्निंग को वो रिटेलिएट करेंगे। डेफिनेटली इट वाज एक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली, ठीक। चुनाचे इट डिड हैपन। ओके। और उसमें फिर हर एक ने तकरीबन, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 4, 5, और उनमें उस दिन अल्लाह ताला ने MM आलम साहब को वो इज्जत बख्शी कि वो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ उनका। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और मैं वैसे एक बात ऐड करना चाहता हूं सर कि उस वक्त सरगोदा में सभी MM आलम थे, जिस पे लक फेल दैट डे ऑन MM आलम साहब। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहुत अच्छे फाइटर पायलट थे, और उनकी सही डेफिनेशन ये है कि ही वॉज अ डिवोटेड एयरफोर्स ऑफिसर। और उनकी फ्लाइंग में तो ही वॉज वेरी गुड, और लेकिन एज अ यंग ऑफिसर आई एम टोल्ड कि ही वॉज लिटिल इनडिसिप्लिन्ड फ्लायर, बट दैट्स हाउ इट इज। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ सर, मैं जब आपसे मेरी अर्लियर बात हो रही थी तो आप मुझे 1973 का बता रहे थे, अ ग्रुप हु वॉलंटियर एंड रीच दमिश्क, और वहां पर वो जो VHF चैनल का एक था, और देवर सर प्लीज इफ यू रियली आई रियली वांट टू नो। श्योर आई विल प्लीज सर। हम एक ग्रुप थे सर जिन्होंने 1973 में वॉलंटियर किया कि हम सीरियन साइड थे, इजराइल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं सर। चुनाचे पहुंच गए वहां पे, और थोड़े दिनों के बाद, 2 दिन के बाद जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो उस एरिया में, उस ऑप्स रूम में 5 नेशनैलिटी थी। रशियन थे, नॉर्थ कोरियन थे, हम थे, अलजायर वाले थे, इराकी थे। हमें कोई भी एक ज़बान नहीं आती थी, हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान बोलता था। लेकिन ऑन रेडियो हम लोग VHF चैनल के ऊपर थे, और हम अंग्रेज़ी में, उस ज़माने में हम सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते थे रेडियो के ऊपर। रॉजर, ठीक। लेकिन जब हम करते थे तो इजराइलीज जबल शेख से हमें बड़े आसानी से मॉनिटर कर सकते थे, और वो करते थे, और हमें जैम कर देते थे। तो एक दिन हम शाम को बैठे कि यार ये तो बड़ी मुसीबत है, ये जैम कर देते हैं और बड़ी मुसीबत करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम इंग्लिश को छोड़ के हम पंजाबी में बात करेंगे। अच्छा, ठीक। तो उस वक्त पंजाबी हमारे बहुत काम आई कि इसके बाद तो कोई अमृतसर से ही बुलाना पड़ेगा जो हमें तर्जमा करे और हमारी बात को। और ये भी मैं बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन हम उनको गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, वो हम इंग्लिश में ट्रांसमिट करते थे। ओके। और अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, और सतार अलवी ने एक मिराज एयरक्राफ्ट
मारा और मैंने उसको इस तरह गाइड किया या इस तरह हेल्प की कि जैसे हॉकी खेलते हुए आप डी के अंदर बहुत खूबसूरत सेंटर फॉरवर्ड को पास दें, गोल वो वही उसका नाम ही लगेगा कि उसने गोल किया है, लेकिन जिस आदमी ने उसको बड़ा खूबसूरत पास दिया है बिल्कुल गोल के करीब, उसको भी उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना के गोल करने वाले को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने तमगाए बसालत से नवाजा उस वक्त। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ग्रुप कैप्टन सलीम इतला साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। एडवर्ड, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ज़रा अब थोड़े से कंपैरिजन पे आ जाते हैं सर। 1965 की नेवी, 2020 की नेवी, चैलेंजेस, व्हाट वी आर डूइंग, जिस तरह अभी एयर वाइस मार्शल साहब भी फरमा रहे हैं, हम लोग बहुत तैयारी करते हैं 1:3 की। सर नेवी की क्या सिचुएशन होती है? देखिए, उससे पहले मैं ये बात कहूँ कि क्योंकि सारे मेरे कुलीग भी बैठे हैं, मेरे वालिद जहाँ पे वड़ाइस साहब लड़ते रहे, मेरे वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इकबाल 15 डे में नौकरी करते हुए ज़्यादा टाइम उनका वहाँ सड़कें बनाते हुए गुजरा। अच्छा। मेरे ससुर ब्रिगेडियर सईद 4FF PA 46, ओके, तो वो भी पाकिस्तान के साथ फौज में ही थे। मेरा बेटा F-16 पायलट स्क्वाड्रन लीडर मंसूर जो है, मेरा हम नाम सर। जी हाँ, आपका हम नाम। और एक बात मैं आपको और बता दूं पेशतर इसके कि मैं कमेंट्री करूं पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी के ऊपर, कि अभी जैसे मितला साहब ने बताया 73 वॉर में जो बारलिव क्रॉस की लाइन इजिप्शियन ने, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, जो इजरायली एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि बारलिव लाइन क्रॉस हो सकती है, वो जो कमांडोज थे, उन कमांडोज को ट्रेन करने का मुझे फ़ख्र है और पाकिस्तान नेवी को फ़ख्र है कि उन कमांडो को भी पाकिस्तान नेवी ने ट्रेन किया। अब आ जाते हैं 65 और 65 वॉर में तो नेवी बिल्कुल एक यानी कि अंधे की तरह वो वाइट स्टिक लेके चल रही थी। ना हमारे पास कोस्टल रेडार थे, ना एवेक्स से, ना कोई और यानी कि कोई सबमरीन जो थी एक, उसका भी जो टॉर्पीडो था, जब फायर करने लगे कमांडर नियाज़ी जो बाद में एडमिरल बने, तो वो जो था ही वाज नॉट अलाउड, क्योंकि अभी वॉर नहीं शुरू हुई थी। मैं कच्छ में वॉर लड़ी है मैंने, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि आपके सामने उनका विकरण जा रहा है और वो विद इन रेंज है और आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो उसके मुकाबले में आज की नेवी माशाल्लाह बहुत वेल इक्विप्ड है, क्योंकि एक तो हमारे कोस्टल रेडार आ गए हैं, अभी एवेक्स आ गए हैं हमारे पास, और हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज की नेवी, उस वक्त भी हमारी 1:5 और 6 रेशो थी, लेकिन आज की नेवी इंशाल्लाह अगर ये इंडियन नेवी ये नॉर्थ अरेबियन सी में आते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा मुकाबला मिलेगा। ठीक हो, तो ये इंशाल्लाह हम कौम को बिल्कुल इसमें मायूसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। सर पाकिस्तान आर्मी, सर हर नौजवान बच्चे को जब जवान हो रहा होता है, ही वांट्स टू गो इनटू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और बड़ा एक जज्बा है पूरी कौम के अंदर कि जी आर्म फोर्सेस के अंदर अपने बच्चों को भेजना चाहिए। जब अभी रिसेंटली हमारा एक लेफ्टिनेंट शहीद हुआ, उसकी माँ वालदा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एक आंसू उसकी आंखों से नहीं निकला और वो कह रही थी कि अगर मेरा और भी बेटे हों तो उनको भी मैं फ़ौज में। सर ये बड़ा ये जो जज्बा है ये हमने नहीं देखते वैसे। सर पाकिस्तान आर्मी वर्सेस हिंदुस्तान की आर्मी, कैसे आप इसको एनालाइज करते हैं? मैं इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट 65 वॉर, आई मस्ट मेंशन वन थिंग, द चिविंडा वॉर। हाँ जी, हाँ जी, वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी लड़ाई आज तक चिविंडा में हुई। ओके। इंडियन आर्मी का आर्मर्ड डिव वाज बेस्ड एट सांबा, वहाँ से उन्होंने किया, एंड देयर एम वाज टू कैप्चर सियालकोट, और हमारे उनसे नेचुरली कम थे। और हमारे साथ के कलीग्स वो कहते हैं कि उन्होंने उनको वहाँ रोका। कैसे रोका? फायरिंग तो की, टैंकों से टैंकों को आपस में टकराया, ऐसी स्पीड से गए कि इंडियन गॉड फेबरगास्टर ऐसे कहते हैं, वो हैरान हो गए कि इतने आते साथ लड़ाई। और वहाँ वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि हमने इंडियन आर्मी के पूरे आर्मर्ड डिवीजन को चिविंडा में रोका। ओके। और उनको वहाँ से विड्रॉ होने पे मजबूर किया। ठीक। जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू।
अभी आई कम टू द प्रेजेंट डेज। आजकल बात यह है कि आजकल ऐसे है कि मैं पहले आपको ये बताना चाहूँ कि पाकिस्तान आर्मी अभी माशाल्लाह अभी उस वक़्त कम थी आर्मी, अभी माशाल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल ट्रेंड आर्मी। दहशतगर्दों से हमने लड़े, इस वजह से हम ट्रेन भी बहुत हैं, जिस वजह इंडिया बड़ा घबराया हुआ है। लेट मी मेंशन कि 4 गुना बड़े मुल्क और 3 गुना बड़ी आर्मी के सामने पाकिस्तान आर्मी सीना तान के अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है, और इंडिया को ये पता है कि हम इनसे नहीं लड़ सकते। और इंडिया, आप भी जानते हैं कि एटॉमिक पावर भी है, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं है कि वो बॉर्डर क्रॉस करें या हमारी तरफ आएँ। अगर हमारी कमज़ोरी किसी वक्त भी हो तो इंडिया विल नॉट हेजिटेट टू अटैक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, सर इंडियन एयर बात करते हैं, पता नहीं मेरा बड़ा दिल था मैं ये जुमला बोलूं, हमारे फॉर्मर डीजी ISPR ने भी कहा था कि बड़ी बात नहीं करते, 15 मिनट रह कर तो दिखाओ पाकिस्तान की एयर स्पेस में। क्या कहेंगे सर इस पर? अरे उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 15 मिनट में तो क्या कुछ, ये तो चंद सेकंड की गेम होती है। जब एयरफोर्स टू एयरफोर्स की आप बात करते हैं तो आपने सही कहा, क्योंकि जो इस वक्त मैं इसमें कहूँगा कि जो एक बुनियादी चीज़ होती है, अगर आप पिछले साल का वाक़या भी ये देखें तो वो एक ओवरऑल जज्बा न सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस का बल्कि पूरी कौम का होता है। जंग कौम लड़ती है, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस नहीं लड़ती। और उसमें जब पिछले साल जब इन्होंने किया, जो इन्होंने पहले दिन जो इन्होंने वो अटैक किया और इन्होंने कुछ हमारे 4 दरख्त शहीद किए, कौवा भी सर एक मारा, जी कौवा भी मारा, तो उसके बाद कौम एक उसकी कैफियत थी, देवर वांटिंग के कुछ किया जाए, और लोगों में सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं। मैं जानता हूँ कि इवन एज ए रिटायर्ड ऑफिसर मुझे कितनी मुश्किल हो रही थी समझाने में कि होल्ड इट, समथिंग विल हैपन, कुछ होगा। तो विद इन 24 आवर्स, अब ये देखिए कमाल की बात ये अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने सरप्राइज अटैक किया और फेल हुए। हमने बता के किया और नॉट के कोई बहुत उसमें गैप दिया हो। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे PF के आज के कमांडर्स हैं, जो अभी आपने एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का जिक्र किया, आई मस्ट से दैट ही हैज डन ट्रेमेंडस गुड फॉर द पाकिस्तान एयर फोर्स। और ये जो आज लोग बैठे हुए हैं, ये सब मिलके वो 15 मिनट क्या, आज शायद 15 सेकंड भी उनके लिए ठहरना मुश्किल होगा। साथ साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो लास्ट ईयर हुआ, वो क्या था उनके दिमाग के अंदर? कोई ऐसी फतूर था क्या? मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, कह रहे वो देवर एक्सपेक्टिंग कि हम जाएंगे और पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा? व्हाट एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक, व्हाट दे हैव इन माइंड? आई थिंक दे हैड अ मिसकंसेप्शन। मैं समझता हूँ कि जब से ये आपने सुना होगा, ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, जिसमें वो अचानक अटैक करेंगे और बहुत सारे हमारे टारगेट्स को एंगेज करके उतने में दुनिया आ जाएगी, वो छुड़वा देगी और दे विल अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। आई थिंक दे हैड दिस मिसकंसेप्शन। लेकिन हम समझते हैं, एंड वी न्यू इट, ये कोई ना कोई ड्रामा स्टेज करके, पुलवामा का या कोई और इस तरह का करके, दे वुड लाइक टू गो फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि उन्होंने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, इफ यू रिकॉल। बट दे हैड नथिंग टू शो टू द मीडिया, टू द वर्ल्ड मीडिया। व्हाट वी डिड, वो हमने दुनिया को भी दिखाया और उनको भी दिखाया। बिल्कुल ठीक है। एडमिरल साहब आपकी तरफ आता हूँ, लास्ट राउंड है सर हमारे पास। सर मैसेज आज आप देना चाहेंगे पूरी कौम को, पाकिस्तान नेवी को? क्या एक्सपेक्ट करे वो पाकिस्तान नेवी से, ये 22 करोड़ अवाम और वो तमाम लोग, वो तमाम बच्चे, वो नौजवान जो नेवी के अंदर जाना चाहते हैं, जो अपना करियर यहाँ पर देखते हैं? व्हाट डू यू वांट टू से देम जी? देखिए, ये अभी मैं बुराई साहब है, मेरे भाई जो हैं कर्नल सईद इकबाल, वो शबीर शरीफ के साथ उस एक विंग पे थे, दूसरी तरफ सुलेमान की सेक्टर में शबीर शरीफ थे। अच्छा। तो मैं तो वालिद भी फ़ौज में, ससुर भी फ़ौज में, भाई भी फ़ौज में और बेटा भी F-16 पे। तो मेरे लिए तो मैं यही पैगाम दूंगा जो मितला साहब ने दिया है कि जंगे कौमें लड़ती हैं, जंगे सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती है। उस वक्त जो हमारे पास 65 का जज्बा था और जो एज था हमारे पास, वो ये था कि यक जान दो कालब थे। जो है वो फौज और अवाम जो थे वो एक चीज़ थे। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि देखिए, ये जो है किसी एक को ग्लोरीफाई नहीं करते। कौम, फौज जो है वो मुल्क का हिस्सा होती है, इसलिए
अगर मुल्क कामयाब है, अगर हमारी इंटरनल पॉलिसी कामयाब है, फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिक हालत कामयाब है, तो फिर जो है वो फौज और नेवी और एयरफोर्स फिर आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन जो अवाम है और जो मुल्क है उसकी खुशहाली बेस है। और दूसरी बात, जो यंग आदमी हैं, यंग आदमियों के लिए आज यही है कि आज टेक्नोलॉजी की वॉर है और आज ये जज्बात जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन आप टेक्नोलॉजी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 65 की जंग है, ये आर्मी और नेवी ममनून है एयरफोर्स की, देख उन्होंने कमांड ओवर स्काइज हासिल कर ली थी। अगर वो कमांड ओवर स्काइज ना होती तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और होता। ठीक, इसलिए ये सब जो है ना, आपने खुद कहा, जैसे आपने भी फरमाया कि ये यूनिटी होनी चाहिए फौज और अवाम में। बिल्कुल ठीक है। मेजर खालिद साहब, मुझे सर बताइएगा, ये जो 22 करोड़ अवाम सर इनका बड़ा इश्क है फौज। हर जगह पर जहां फौज आती है, और मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में जब भी कोई मसला होता है, तो चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे एक आम आदमी हो, वो लुकअप करता है फौज की तरफ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप? मुझे इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान फ़ौज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, उनसे लिटरली उनको प्यार है। लेकिन आजकल कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मुल्क पाकिस्तान फ़ौज, ये मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, फ़ौज ने नहीं बनाया था। सब लोग ये बात भूल जाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी इलाके से जो आज पाकिस्तान है, ये सारे सूबों से लोग भर्ती होके अंग्रेज़ की फ़ौज में गए थे, इसलिए कि अंग्रेज़ ने वादा किया था कि जंग जीते तो आपको आज़ादी मिलेगी। इसी जज्बे के तहत सिपाही हो या अफसर हो, मेरे वालिद भी उस लड़ाई में लड़े थे बर्मा के फ्रंट पे, और इसी लड़ाई की वजह से हमारी जो लोग हैं, ये इन्हीं फ़ौज में होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ ये लड़ाई जीते और हमें आज़ादी मिली। सो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये फ़ौज ने मुल्क नहीं बनाया, ये मुल्क फ़ौज ही ने बनाया है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। साजिद हबीब साहब, सर पाकिस्तान फोर्स हमारी शान, हमारी आन, हमारे माथे का झूमर, और 65 की वॉर हो या अभी पुलवामा की कहानी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव सर? मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि कायद आज़म ने कहा था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, और पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स पहले पाकिस्तानी है, फिर उसका किसी दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ है। मैं इसलिए कहूँगा कि 65 की वॉर हो या 71 की, हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से लड़े थे। पाकिस्तान एयरफोर्स का जिक्र करते हुए मैं विंग कमांडर मिडल कोट, पीटर क्रिस्टी, सेसल चौधरी, मैं इन लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। इन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इन लोगों ने जानें दी, इन लोगों ने जानें लड़ाई हैं इस मुल्क के लिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को पाकिस्तानी समझते थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म के पैगाम के मुताबिक हम सिर्फ पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानियत को तरजीह दें। यही हमारा फ़िरका होना चाहिए, ये फ़िका होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं हाथ लगा सकता। बिल्कुल ठीक है। एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। जावेद इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच। मेजर रिटायर्ड खालिद नवाज वड़ायत साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें ग्रुप कैप्टन सलीम मेतला साहब ने ज्वाइन किया था। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान साहब ने ज्वाइन किया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आज के लिए एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। And suddenly we found a big bang, and then we saw two F-104s dashing towards the Indian side. तो वो जो big bang था, actually that was, ये बाद में हमें पता लगा, उस वक्त तो हमें इस चीज़ का इदराक नहीं था कि that was actually कि उन्होंने साउंड बैरियर अपना जो था वो क्रॉस किया। जब जहाज उड़ते थे हम लोग उनको देखते थे। जंग शुरू हो चुकी है तो हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, आई कांट टेल यू कि वो क्या जज्बा था, खुदा की कसम वो जज्बा। आगे बढ़े और दुश्मन का मुकाबला करो। मैं उस वक्त 17 साल की उम्र में था। 1965 की जंग में 11 साल का था। हमने मैट्रिक किया था और मैट्रिक करके FC कॉलेज में दाखिल हुए थे। फौज और सिविल जो लोग हैं ये पता चलता नहीं फौजी में कौन है और सिविल में कौन है। 2 साल के बच्चे के से लेके 80 साल 90 साल के बुजुर्ग भी सब फौजी नजर आ रहे थे। और हथियार भी कोई नहीं, ये भी हाथों में डंडे पकड़े हुए
we were so, we were not scared of that. डर कोई खौफ किसी किस्म की कोई पैनिक में अवाम नहीं थी। और लोग अपने साथ घरों से चीजें लेके आए हुए हैं, खाने की हैं। पता नहीं चला कि लोग कहाँ से चने, कहाँ से खुराक, कहाँ से पानी, अपनी मोहब्बत के साथ छलांगे लगाते, नारे लगाते लाके फौज के बाद खिदमत में पेश किया। पता नहीं क्या क्या वो उनके उसमें डंप कर देते थे, उनकी जीप्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर। औरतें अपने जेवर, अपने खाने, चीज़ें लेके सरहदों की तरफ सड़कों पे आ गए। They laid their lives for this country, this मुल्क, this पाकिस्तान। वो जज्बा मैंने अब देखा है, ये जब 27 को इंडियंस ने हरकत की थी। अभिनंदन उनका पायलट, उसको भी गिरफ्तार किया। उस वक़्त जो हमारी अवाम का जज्बा था, उसने वो 1965 की जंग में जो अवाम का जज्बा था उसकी याद ताज़ा करा दी। अगर 6.5 लाख फौज है आपकी, तो बाकी होंगे तो उनके रिश्तेदार तो सिविल में है। अगर हम पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है तो 22 करोड़ की 22 करोड़ पाकिस्तान की फौज है। This is Pakistan, yes, this is what I'm saying। हमारा मुल्क कभी भी किसी बात पर नीचे नहीं रखा सकता। खुदा की कसम पाकिस्तान को कुछ नहीं, ये कौम कभी भी किसी बात पर भी नहीं हार सकती। पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता।